हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज का सेशन हम लोग का सीटेट प्रिपरेशन का 11वां सेशन है। इससे पहले हम लोग 10 सेशन पूरा कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे पेडागोजी क्वेश्चंस को देखे हम लोगों ने और आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों ने बहुत ही जम के प्रैक्टिस किया उसमें। दोस्तों आज का सेशन आपको कम से कम 5 नंबर दिला सकता है। तो आप आज के सेशन को एक एक सवाल को देखेंगे आज के सेशन में और हर एक सवाल पे अपना कमेंट जरूर देंगे कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ही बारीक से इसके ऑप्शन को समझेंगे, तब आप इसका उत्तर लगाएंगे। हड़बड़ा के उत्तर नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि इसी पैटर्न पर अभी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सीटेट में। क्वेश्चन कहता है कक्षा 4 में पढ़ने वाले अंकित से पूछा गया कि नीचे दिखाए गए दो कोनों में से कौन सा छोटा है। उसने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा कोण ए कोण बी से छोटा है। अब देखिए आकृति आपको दिख रहा होगा कि एंगल बनाया गया है, ठीक है। बच्चे की आम गलत धारणा के आधार पर अंकित के उत्तर का आधार क्या हो सकता है। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि अंकित ने जो उत्तर दिया है वो गलत है। तो इस प्रकार का धारणा क्यों हुआ बच्चों में, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उसे लगा होगा कि कम लंबाई के रेखाओं वाले कोण छोटा होता है या छोटा है। उसने कोणों को अवश्य नापा होगा। उसने कोणों की नाप का अनुमान लगाया होगा। और चौथा कहता है उसने बस त्वरित अनुमान लगाया होगा, यानी कि बहुत ही क्विक एकदम तुरंत सोचा होगा और मार दिया होगा उत्तर। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं तो आप इस ऑप्शन में दो ऑप्शन को तो ऐसे ही छांट सकते हैं बिना कुछ आए, टॉपिक को बिना कुछ पढ़े। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि अंकित कुछ देर सोचता है, कुछ देर सोचा फिर उत्तर किया। इसका मतलब कि उसने त्वरित यानी तुरंत उत्तर नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी पहले काट दीजिए। उसके बाद देखिए एक चीज और यहां दिया है कि ऑप्शन बी कहता है उसने कोणों को अवश्य नापा होगा या मापा होगा। तो यहाँ कोण को मापने और यहाँ पे उसको ये क्या कहते हैं मापने और स्केलिंग करने की कोई बात ही नहीं हुई है। तो क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि कुछ देर सोचता है और उत्तर देता है, तो यहाँ नापने की बात तो हुई नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी छूट जाएगा। अब यहाँ आता है ऑप्शन नंबर ए और सी। तो दोस्तों आपको ये ऑप्शन समझाने से पहले आपको हम एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं जो आप लोग और हम लोग सभी को अपने जीवन में महसूस किए। आप बताइए कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर आप उसको सिक्का देते हैं, कॉइन पैसा, तो अगर यदि आप उसको पैसा देंगे तो 5 टक्की एक सिक्का दीजिए और 2 रुपया का एक सिक्का दीजिए। आप देखिएगा कि बच्चा 2 टक्की सिक्का को फट से ले लेगा और 5 रुपया के सिक्का को नहीं लेगा। आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो वहां साइज देखता है कि बड़ा है तो हमको ये चाहिए और 5 टक्की सिक्का छोटा है तो हमको ये नहीं चाहिए। यानी बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट जो है जो जिस प्रकार से आकृति को प्रदर्शित किया गया है बड़े रूप में और छोटे रूप में, उसके अनुसार से वो बड़ा और छोटा का अनुमान लगाता है। तो सवाल में क्या किया गया है कि एंगल ए को छोटे रेखाओं से दिखाया गया है और एंगल बी को बड़े रेखाओं से दिखाया गया है। तो इससे बच्चे को लगा हुआ होगा कि भाई कि जो छोटा दिखाया गया वो छोटा है और जो बड़ा दिखाया गया वो बड़ा है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आज हम लोग का क्वेश्चन मिक्स चलेगा, कभी पेडागोजी कभी मैथ्स का, फिर कोई पेडागोजी फिर कोई मैथ्स का, ठीक है। तो आप लोग धैर्य से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। क्वेश्चन कहता है काजोल ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पर 600 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो ये सवाल दोस्तों आपका किसका है, तो ये सवाल है, एक चैप्टर है आपके सिलेबस में, नाम है बट्टा, जिसको आप कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट में देखिए 3 तरह का जो मूल्य है उसकी चर्चा होती है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है एमआरपी और एक होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि भाई हमको एमआरपी दिया गया है साड़ी का कितना 600 रुपया और डिस्काउंट की बात की गई, इसमें कितना 25% सेल का चल रहा है डिस्काउंट। अगर आप में से कोई व्यक्ति अगर कोई दुकान जाता है और कहता है कि भाई 600 का साड़ी आप ले रहे हैं, कहता है आपसे कि 25% छूट है, तो आप कितना पेमेंट करोगे बताओ। तो वो जो 600 है वो आप क्या देखते हो, एमआरपी देखते हो ना। आप जब दुकान जाते हो या मार्केट जाते हो तो वहां किसी भी वस्तु का जो दाम देखते हो वो एमआरपी देखते हो। तो क्योंकि आपको सीपी तो पता होता नहीं है, क्योंकि वो कितना में बना है, उसका लागत क्या है वो आपको तो पता चलेगा नहीं। पता वहां पे क्या चलेगा, एमआरपी। तो जो भी डिस्काउंट लिखा होता है वो एमआरपी पर ही लागू होता है।
अब डिस्काउंट का मतलब समझिएगा, ठीक है, 25% डिस्काउंट का मतलब समझिएगा ध्यान से। 25% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 25/100। आपको हम एकदम आसान तरीके से समझा रहे हैं, उसको आप ध्यान सुनिएगा। 25% का मतलब 25/100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है तो 25 टका छूट है, यानी क्या टका मिलेगा, 75 टका मिलेगा, ठीक है। तो अब सोचो कि ये 100 रुपया ना होकर के 600 रुपया एमआरपी है। दोस्तों जब भी ऐसा आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो नीचे का मान हमेशा एमआरपी होगा, नीचे का मान हमेशा एमआरपी होगा, ऊपर का मान डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो अब ये एमआरपी 100 नहीं है, 600 है। तो अगर एमआरपी 6 गुना बढ़ गया है तो भाई डिस्काउंट भी 6 गुना बढ़ जाएगा। तो 600 एमआरपी है और 25% के हिसाब से डिस्काउंट है। तो अगर यदि 100 का 600 हो रहा है तो 25 छक 150 होगा, यानी 150 टका डिस्काउंट देंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा 600 में 150 चला गया दोस्तों तो बन जाएगा 450। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, दूसरा होता है फॉर्मूला के हिसाब से, जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आप वैसा आप सिखा देते हैं। मैं प्रयास करता हूं था कि थोड़ा सा आपको कुछ बेसिक चीजें ऐसा सिखाया जाए कि आपके एग्जाम में तुरंत क्लिक कर जाए। अगर ये सवाल अगर आपको अच्छे से बेसिक पता रहे तो आप क्या करेंगे बताओ। 600 का एमआरपी 25% डिस्काउंट, अच्छा 100 टका 25 तो 100 बन गया 600, 25 बन जाएगा 25 छः 150, 450 टका इसका ये क्या कहते हैं विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना आसान था। लेकिन अगर आप लोग कसम खाए हुए कि भाई हम फॉर्मूला से ही बनाएंगे तो विक्रय मूल्य दोस्तों होता है, अगर हमको एमआरपी दिया हुआ हो, डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट क्या करेंगे एमआरपी लिख लेंगे और 25% का डिस्काउंट है तो 100 में 25 माइनस कर देंगे, कितना होगा 75, 75/100 कर देंगे, यहां से काट देंगे 6 पंचे 30, 7 छक 42 और 3 45, आगे आपका उत्तर। तो ये जो है ये एक तरह से प्रोसेस है और दोस्तों ये क्या है कॉन्सेप्ट है। तो आपको प्रयास हमेशा करना है कि आप हमेशा जो है कॉन्सेप्ट पे काम करें, क्योंकि आपका मैथ तभी अच्छा हो सकता है। ठीक दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों बढ़ते अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका एनसीएफ से है। आप जैसे जानते हैं कि इंडिया का कोई भी ऐसा टेट एग्जाम नहीं है जिसमें एनसीएफ से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाँ कन्फर्म पूछेगा। तो क्वेश्चन कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है। पहला कहता है संख्यात्मक कौशल विकसित करना, सेकंड कहता है समस्या हल करने के कौशल में वृद्धि करना, तीसरा कहता है विश्लेषणात्मक क्षमता का पोषण करना, और डी कहता है बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको एनसीएफ बारीकी से आप नहीं पढ़े हुए हैं, अगर आप एनसीएफ अच्छे से नहीं समझे हैं। तो एनसीएफ का एक पॉइंट है कि एनसीएफ का जो मुख्य लक्ष्य है गणित पढ़ाने का, वो कहता है कि बच्चों के अंदर में गणितीकरण करने का विकास, ये सबसे मुख्य लक्ष्य है। लेकिन फिर एनसीएफ भी कहता है कि गणित का एक संकीर्ण लक्ष्य यह है कि बच्चों के अंदर में संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो अब आप ये देखो कि सवाल आपको थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा घुमाया है कि स्कूलों में गणित की शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है। अब देखिए स्कूल की बात करें तो हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें ना ही हम उच्चतर उद्देश्य की बात करेंगे और ना ही संकीर्ण उद्देश्य की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें उच्चतर ना ही प्राथमिक की बात की है और ना ही उच्च प्राथमिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो केवल अगर स्कूली शिक्षा की बात की गई है तो स्कूली शिक्षा के अंतर्गत गणित पढ़ाने का सिंपल सा एक लॉजिक है और एक लक्ष्य है, वो है बालक के विचारों में गणितीकरण करना, यानी बालक के अंदर जो विचार आए उसमें गणित का प्रभाव हो। यानी बालक कोई भी बात करे तो वो तर्कपूर्ण हो, बालक कोई भी बात करे तो बहुत ही स्पष्ट हो, बालक के अंदर में आत्मविश्वास का वृद्धि हो, बालक जो है कोई भी काम करे तो बहुत ही स्वच्छता से काम करे, बालक कोई भी अगर निर्णय ले तो उस निर्णय पे अडिग होने की क्षमता रहे। ये सारे गुणों का विकास करना ही गणितीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या आपका सही उत्तर था? कमेंट करें, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एक मैथ का क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि क्या होगी जबकि पाई का मान 3.14 है।
दोस्तों पाई का मान 3.14 यहाँ पर दे दिया गया है। अगर पाई का मान 3.14 नहीं दिया होता तो आप इसको क्या मानते? आप इसको मानते 22/7। ये ध्यान रखें क्वेश्चन में कि अगर आपको ये मान दिया गया है तो आप प्रयोग इसी का करें। ये नहीं कि हमारा हैबिट हो गया है कि पाई मतलब 22/7 तो उसी को रगड़ देना है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये है एक वृत्त, इसका दोस्तों परिधि क्या होता है? परिधि होता है 2πr। अब देखिए आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है व्यास। व्यास क्या होता है? केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या होती है? व्यास। तो व्यास यानी डी का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यही दिया गया है। तो अब ये बताओ कि अब यहां से दो तरह के रास्ते आपके सामने हैं कि आप व्यास से त्रिज्या निकाल लो, ऐसा पुट कर दो, मान निकाल लो, आपका ऑप्शन में मैच कर जाएगा। अब एक तरीका और है, उसको ध्यान से देखो। परिधि को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं और 2 × r × पाई कर सकते हैं। अब देखो ऐसा इसलिए किए क्योंकि देखिए यहां से यहां तक 1r और यहां से यहां तक 1r, यानी कि पाई बोलते हैं, व्यास दोस्तों कितना r होता है? 2r। व्यास दोस्तों कितना r होता है? 2r। तो क्या यहां पर 2r को हम व्यास लिख दें, यानी कि d × पाई कर दें? अब बताओ कि d कितना है दोस्तों? 10 और पाई कितना है? 3.14। अब इसका हम पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, में 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका आएगा 31.4। देखिए ये आपके ऑप्शन में है, तो भाई आपके ऑप्शन में 31.4 पहला ही ऑप्शन में दिया गया है। तो ये तरीका आपका होना चाहिए ताकि आप कॉन्सेप्ट के आधार पर सवालों को बहुत ही आसानी से और कम टाइम में सॉल्व कर सकें, ठीक है। आर निकाल के सॉल्व करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट डी को ही पुट करने का प्रयास करें, ठीक। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फिर एक पेडागोजी क्वेश्चन है। कहता है मनु जोर जोर से पहाड़ा सुनाना पसंद करती है, वह दूसरों से चर्चा, बहस और बात करने का आनंद लेती है, लेकिन गणित की समस्याओं पर चुपचाप काम करने में उसे कठिनाई होती है। मनु है डैश। पहला कहता अति सक्रिय बच्ची, बी कहता काइनेस्थेटिक विद्यार्थी, और सी कहता श्रवण विद्यार्थी, और डी कहता दृश्य विद्यार्थी। ऐसे सवालों में आप ऑप्शन को देख के घबराइए नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि मनु जो है पहाड़ा को जोर जोर से बोलने में उसको अच्छा लगता है, पसंद करती है वो, और बातचीत करना, चर्चा करना उसको पसंद आता है। इसका मतलब ये है कि मनु को मौखिक बातचीत करना, मौखिक कार्य में पसंद आता है उसको, यानी बातचीत करना, मौखिक कोई क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर देना, चर्चा करना, ये पसंद है। लेकिन जब गणित की समस्याओं की बात आती तो वो चुपचाप होकर के जो काम करता है, यानी प्रोसेस लगाना, उसको सही नहीं लगता है, उसको जो है उसमें मन नहीं लगता है। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि मनु एक श्रवण विद्यार्थी है जो कि सुनने पे अधिक जोर देती है, लिखने पर और ये अवधारणाओं को स्टेप बाय स्टेप बनाने पर उसको उतना जोर नहीं देती है। यानी मनु के अंदर श्रवण क्षमता का विकास ज्यादा हुआ है। तो इसका दोस्तों उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप क्या करें कि बड़े बड़े ऑप्शन को देख करके, कुछ नए ऑप्शन को देख घबराइए नहीं, पहले क्वेश्चन को ढंग से समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रीना से समस्या हल करने के लिए कहा गया। आप समस्या क्या, सो ध्यान सुनिएगा। एक चींटी के 6 पैर हैं तो 25 चींटी के कितने पैर होंगे? ठीक है, उसका उत्तर 31 पैर था, यानी रीना ने उत्तर दिया भाई 31 पैर। उसके गलत उत्तर का कारण क्या हो सकता है? पहला है कि समझ की कमी, बी कहता है मूलभूत तथ्यों के ज्ञान की कमी, सी कहता है ऑपरेटरों का गलत उपयोग, और डी दोस्तों कहता है लापरवाही। आप यह एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट है उसको ऐसा नहीं है कि 25 और 6 को समझने में कोई दिक्कत है, वो 6 को भी समझ रही है और 25 को भी समझ रही है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि इस सवाल में जोड़ करना है कि गुना करना है, यानी इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत है। तो स्टूडेंट को दोस्तों क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में दिक्कत है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा कि ऑपरेटरों का गलत उपयोग, यानी प्लस माइनस गुना भाग, क्या दोस्तों ये ऑपरेटर है, इसका वो सही ढंग से प्रयोग वो नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहता है गणित का पाठ्यक्रम में महत्व नहीं है, लेकिन बोलता है कि इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ होना चाहिए गणित का पाठ्यक्रम में महत्व है, क्योंकि यह पहला कहता है विज्ञान शिक्षक में सहायक,
अगला कहता है बालक की तर्कात्मक सोच का विकास करने में सहायक है। सी कहता है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए गणित को पाठ्यक्रम में इसलिए रखा जाता है, शुरू से आप बच्चे को जब से पढ़ाते हैं, चाहे वो नर्सरी हो, एलकेजी के जब भी हो, जब से पढ़ाते हैं कि तो बच्चों के सिलेबस में कोई विषय हो ना हो, लेकिन गणित का विषय अनिवार्य रूप से रखा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गणित ही एक ऐसा विषय जो कि बच्चों के अंदर में तार्किक सोच, विज्ञान शिक्षण, यानी आगे जब बच्चों को कोई भी साइंस पढ़ना है, अब देखो साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होम साइंस, सामाजिक विज्ञान, ये सब के सब विज्ञान ही है। जूलॉजी, बोटनी, ये सब के सब विज्ञान ही है। तो इसको समझने के लिए बालक के अंदर में अच्छी तार्किक सोच होनी आवश्यक है, और इसका विकास कौन करता है? गणित। तो इसलिए यह जो है बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद अगर हम सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन के हर एक गतिविधि को देखें तो मैथ का उपयोग हर एक जगह पर है, हर एक स्टेप पर है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान सुनिए। जैसे जब आप सुबह मान लीजिए नहाने गए हैं और आपका जो दोस्तों बाल यहाँ तक है, ठीक है, एकदम आपका पूरा बाल भरा हुआ बाल है, आप एक महिला हैं, आपका बाल पूरा बड़ा बड़ा बाल है, और आपको एक छोटा सा 50 पैसा का आपको शैम्पू दे दिया जाए, तो क्या आपका उस शैम्पू से पूरा बाल में झाग हो पाएगा? आप बोलेंगे भाई इतना से क्या होगा? तो ये जो मात्रा का जो ज्ञान आपके अंदर में आता है कि बहुत ही कम मात्रा है मेरे बालों के मुकाबले, तो वहां दोस्तों क्या होता है कि आप गणित का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप दर्जी के पास कोई कपड़ा सिलने जाते हैं, वो जो नाप लेता है वो माप भी क्या है? गणित का ही एक प्रयोग है। आप दोस्तों क्या करते हैं, कहीं दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं, वो भी क्या है? गणित का ही प्रयोग है। एक बच्चा जो है किसी दुकान जाकर बिस्किट लेता है, कुछ फिर पैसा देता है, फिर वापस लेता है, वो भी क्या? गणित का ही प्रयोग है। तो हमारे सामान्य जीवन से गणित क्या है? जुड़ा हुआ है, इसलिए गणित का महत्व बहुत ही अधिक हमारे जीवन में है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, फिर पिछले क्वेश्चन से संबंधित है और ये पेडागोजी क्वेश्चन है। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करने में, बच्चों का समाजीकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, या ऑप्शन डी सभी। दोस्तों इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि गणित पढ़ने के बाद आपके अंदर में क्या गलत है क्या सही है, निष्कर्ष पे पहुंचने की क्षमता, आत्मविश्वास, फिर आत्मनिर्भरता, आप हर एक चीजों पे लॉजिक लगा सकते हैं। कोई भी बात जब आप बोलेंगे तो बिना वो उसके ठोस सबूत और बिना ठोस बिंदु के आप बोलेंगे नहीं। आप जो भी चीज बोलेंगे वो आपके निर्णय को हमेशा दृढ़ रखेगा। तो गणित के अंदर में ये सारे गुणों का विकास जो होता है, इससे बालक के अंदर में एक बहुत ही बेहतर चरित्र का विकास होता है। इसलिए गणित दोस्तों क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है पाठ्यक्रम में, इसलिए इसको विशेष स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों लेते हैं आज का अंतिम सवाल। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और अंतिम क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। दोस्तों कहता है गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है किस चीज में? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में, और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गणित के बारे में बहुत सारी बातों को कहा है। वो मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था, गणित की प्रकृति, वहां मैंने आपको बताया है। तो गणित के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गणित जो है अन्य सभी विज्ञान को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक सिंह द्वार है, एक कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जिसको अध्ययन करने के बाद आप इस दुनिया के किसी विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लोग कि क्या कहते हैं, फिजिक्स में काफ़ी नाम किए, केमिस्ट्री में काफ़ी नाम किए, बायोलॉजी में काफ़ी नाम किए, लेकिन वो एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन भी रहे। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए गैलीलियो का एग्जाम्पल लीजिए, आप एग्जाम्पल लीजिए आर्यभट्ट साहब का एग्जाम्पल लीजिए, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लीजिए। इन लोगों ने गणित के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा किया, इसलिए इन लोगों का विज्ञान के क्षेत्र में भी अच्छा खासा नाम रहा। तो अगर गणित को अगर आपको अच्छे से अध्ययन करना है, अगर आपको विज्ञान का अच्छे से अध्ययन करना है तो आपको गणित का भी अच्छे से अध्ययन करना होगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।